हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं सुदेश केमिस्ट्री फैकल्टी आकाश कोटा और आज मेरे साथ है सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी आकाश कोटा से प्रमोद सर। हेलो बच्चों। बेटा एक्चुअली नीट का जो भी होना था वो सब डिसीजन आ चुका है। अब मुद्दा ये है कि जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं ठीक बात है, काउंसलिंग में जाइए, और जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे तो उन्हें क्या करना है आगे, उस बारे में हम कुछ डिस्कशन करना है। देखो बेटा, अगर सेलेक्ट नहीं हुए तो ऐसा नहीं है कि अपने सारे चांसेस खत्म हो चुके हैं, आगे और भी चांसेस हैं बेटा। अपने आप को बच्चों रीसेट करिए कि हाँ, मुझे माइंड मेकअप करिए कि मुझे आगे बढ़ना है, इस फील्ड में आगे बढ़ना है, और अपना टारगेट वापस से सेट करते हुए रीस्टार्ट करिए। और रीस्टार्ट करने के साथ में रीफोकस करिए अपने गोल पर कि फाइनली अपना जो गोल है वहां तक अपन को पहुंचना होगा बेटे। तो सर क्या रहेगा रीसेट को लेकर के, बच्चा किस तरह से अपना माइंड मेकअप करेगा कि हमें मुझे वापस से तैयारी पे उतरना है अपने लिए। सबसे पहले तो बच्चों ये कि आप पहले डिटरमाइंड हो जाइए कि अब मुझे नीट क्लियर ही करना है या जेईई में क्लियर ही करना है एग्ज़ाम को। तो बात ये है कि रीसेट करने का मतलब है कि अगर आप पिछले साल प्रिपेयर कर रहे थे एग्ज़ाम को और अनफॉर्चुनेटली आप वो स्कोर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या आपको लग रहा है कि शायद इस साल मुझे कॉलेज में सीट नहीं मिलेगी, तो अब वो सारे रीजन एनालाइज करने की जरूरत है, एनालाइज करने की, रिकंसिडर करने की जरूरत है जो लास्ट ईयर आपने किए थे। तो पहला पॉइंट है रीसेट में, वो ये है कि लर्न फ्रॉम लास्ट ईयर। आपके पूरे साल की जो एक्टिविटी रही लास्ट ईयर उसको रिकंसिडर करिए, पिन पॉइंट करिए, उसको पेपर पर नोट डाउन करिए कि मेरा पिछले साल का क्या शेड्यूल रहा, मेरे क्या एक्टिविटीज रही और किस तरह से मैंने प्रिपरेशन करी थी, जिसकी वजह से या जिनमें से कुछ कारण ऐसे होंगे जिनकी वजह से आप अपने टारगेट तक पहुंच नहीं पाए। तो इसलिए पहला पॉइंट है रीसेट करने में कि भैया लास्ट ईयर से यानी लर्न फ्रॉम द पास्ट। बहुत जरूरी होता है कि अगर हमें फ्यूचर को बहुत बेटर करना है या अपने फेवर में करना है तो लर्न फ्रॉम द पास्ट। वहां कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जिनको आपको अब रीसेट करने की जरूरत है, तो स्टार्ट इट एंड रीसेट इट। जैसे सर ने कहा कि लास्ट ईयर कुछ कमियां रही होंगी आपकी, मे बी, तो हमने हमारे हिसाब से कुछ कमियां यहाँ लिखी भी हैं, जैसे फ्रेंडशिप है, स्क्रीन टाइमिंग है। इनको लेकर के आप वापस से सोचिए उस बारे में कि क्या वो कमियां रही हैं। तो सर किस तरह से क्या। फ्रेंडशिप की अगर हम बात करें बच्चों, तो देखिए हम सोशल बींग्स हैं और हम सोसाइटी में रहते हैं। यहाँ पर भी आकर अगर हम हॉस्टल में रह रहे हैं तो भी हमारे ग्रुप्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, नए फ्रेंड्स हैं, उनके साथ हम दिन का कुछ समय बिताते हैं, कोचिंग में बिताते हैं या हॉस्टल में बिताते हैं। पर एक बात जानिए बच्चों कि आपका जो एटमॉस्फेयर है वो आपकी हर एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, आपके हर अचीवमेंट को अफेक्ट करता है। तो आप फ्रेंडशिप जरूरी भी है क्योंकि आप ना अगर बिना बात करे, बिना किसी से अपना शेयर करे रहेंगे तो मेंटली स्ट्रेस में आ जाएंगे। लेकिन फ्रेंडशिप में थोड़ा सा आपको ना सिलेक्शन जरूरी हो गया है। आप लास्ट ईयर भी फ्रेंडशिप में रहे होंगे, इस बार भी फ्रेंड्स बनाएंगे, जरूरी है। लेकिन आप यूं सोचिए कि अगर मेरे बच्चे होते तो जिन फ्रेंड्स को मैं आज अपने साथ रख रहा हूं या जिन फ्रेंड्स के साथ मैं रह रहा हूं, क्या आप अपने बच्चों को उन फ्रेंड्स के साथ रखना पसंद करोगे? अगर आप ये जजमेंट ले सकते हैं तो आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि मुझे तुरंत एक्शन में आना है और किस तरह के फ्रेंड से दूरी हट बनानी है और किस तरह के फ्रेंड से ज्यादा क्लोज जाना है। ज्यादा बेटर होगा बच्चों ऐसे फ्रेंड्स बनाइए जो फोकस हो अपने टारगेट की ओर और ज्यादातर समय वो आपकी हेल्प करें, आप उनकी हेल्प करें और अपने म्यूचुअल गोल को अचीव करने की ज्यादातर एफर्ट्स करते रहें। ज्यादा समय की बात नहीं है ये, आप जब तक अपने गोल तक नहीं पहुंच जाते बस इतना सा समय आप कर लीजिएगा, थोड़े से अपने आप को कंट्रोल कर लीजिएगा, थोड़ा सेपरेशन मेंटेन करिएगा, देखिएगा ये चीज आपको बहुत हेल्प करने वाली है। बेटा देखो, स्क्रीन टाइमिंग को लेकर के हमने पहले भी कुछ वीडियो बनाए थे बेटा। देखो स्क्रीन टाइमिंग आजकल क्या है कि बच्चा सिर्फ फ्रंट टू फ्रंट फ्रेंडशिप के अलावा सोशल मीडिया पे बहुत सारे फ्रेंड्स बना ला रहा है। बिल्कुल, बहुत एक्टिव, इंस्टाग्राम चला रहा है, फेसबुक है और फेसबुक चला रहा है और कह रहा है कि मुझे फॉलो करिए। क्यों जरूरत है बेटा लाइक्स के चक्कर में? अभी क्यों कर रहे हो आप? इनकी कोई जरूरत नहीं है। पहले अपना कैरियर बनाइए और उस मुकाम पर पहुंच जाइए कि लोग आपको अपने आप फॉलो करें, आपको बोलना ना पड़े कि मुझे फॉलो करिए। सही इन बात। चीजों की अभी आपकी लाइफ में कोई आवश्यकता नहीं है। पता कैसे लगेगा बेटा? सही बता रहा हूँ, मोबाइल हाथ में आने के बाद बच्चे को ये एहसास ही नहीं होता कि उसके कब 3 से 4 घंटे खत्म हो गए।
तो एक उसमें जो आपका ऑप्शन आता है डिजिटल वेलबींग वाला, उसमें बेटा आप स्क्रीन टाइमिंग रोज देखिए और उसे एनालाइज करिए कि आपका इतना समय कहाँ गया। आपको महसूस होगा कि डेली लाइफ में आपके ऐसे डेली रूटीन में 4-5 घंटे ऐसे निकल के आएंगे जब सही मायने में कुछ भी रिजल्टेटिव आउटपुट आपका नहीं आया। वो स्क्रीन टाइम आप एनालाइज करोगे, रोज देखोगे कि कहाँ मैंने मोबाइल चलाया आज, तो आपको एहसास होगा कि हाँ मुझे ये वाला समय बचा लेना चाहिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। बिल्कुल। देखो बेटा, गोल को अचीव करना है तो जो लास्ट ईयर की कमियां हैं उन्हें वो आपको अवॉइड करनी होगी। रीसेट वाला मैटर यहाँ आपका कंप्लीट हो गया कि आप लास्ट ईयर से लर्न करें, जो कमियां थी, जैसे 2 कमियां मैं आपको बताई, उनसे ओवरकम करें। अब आपको रीस्टार्ट करना है। तो रीस्टार्ट में सबसे पहले आ जाता है आपका सिटिंग आवर्स। बिल्कुल। सिटिंग आवर्स की बात करें तो बेटा एटलीस्ट 6 घंटे, 6 से 7 घंटे डेली आपको जो भी आपके कोचिंग आवर्स है उनके अलावा देने होंगे। बिल्कुल। और उसमें अगर मैं आपको एक चीज राय दूं बेटा, सुनो कि डेली जब भी आप पढ़ाई भी करते हैं ना बेटा, तो चारों सब्जेक्ट पढ़िए, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। चारों सब्जेक्ट को भी मेरा पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं मैं कि सर ऐसे मुझे लगता है ऐसे फॉलो किया जाना चाहिए कि पहले बायो करो भी 45 मिनट्स आप बायो करिए, प्रायोरिटी पे रखो। बायो होने के बाद एक गैप लेके आप लगभग 45 मिनट्स मान लीजिए आपने बायो करी, उसके बाद में बेटा आप 1.5 घंटा केमिस्ट्री को दे दीजिए। बिल्कुल। और फिर बचा हुए समय जो है आपका उसको आप फिजिक्स को दीजिए बेटा। समय ज्यादा देना है लेकिन सबसे लास्ट में पर डे। बच्चा क्या करता है, कभी कभी फिजिक्स सर पहले लेके बैठा हुआ, पहले फिजिक्स लेके बैठा हुआ, उसका पूरा समय उलझ गया, उसी में उलझ गया, उसको पता भी नहीं चला और उसका प्रेशर और आ रहा है कि मेरा काम पूरा नहीं हुआ, और बस वो फिर वो जो ना वर्कआउट इनएफिशिएंट हो जाता है। हाँ भाई, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और अनएफिशिएंसी आ जानी है। तो पहले बायो करिए, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर केमिस्ट्री करिए और फिर फिजिक्स करिए। मैं कह रहा हूँ फिजिक्स को ज्यादा समय देना है, पर सबसे डेली रूटीन में भी सबसे आखिरी में। बुक्स में सर क्या सोल्व करना चाहिए? बुक्स में जैसा कि आपने इस बार के नीट का पेपर देखा होगा और जेईई मेंस के पेपर भी आपने देखे होंगे, आपके एनसीईआरटी को बेस बनाकर क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं, वहां के डेटा पर बेस क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं, वहां के स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करके मॉडिफाई करके क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो सबसे पहली और प्राइमरी और बेसिक बुक आपकी एनसीईआरटी है। 11th-12th की चारों बुक्स आप ले लीजिए और उनको जब क्लास में जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जितना टॉपिक आज हो गया है उतनी रीडिंग कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। और इस तरह से आप डेली बेसिस पे जब पढ़ेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा, एक्स्ट्रा आपका वर्कआउट नहीं होगा और आपको लोड भी नहीं आएगा और स्मूथली आपका एनसीईआरटी एकदम पूरे सेशन में कंप्लीट हो जाएगा, हाईलाइटेड भी हो जाएगा। तो एनसीईआरटी फिर हमारा पैकेज है, सेक्शन ए बी सी के साथ आप इनको सॉल्व करिए। डेली बेसिस पर सर लोग जो हैं क्लासेस में टिक करवाते हैं, इतना सेगमेंट कर लीजिए, इतना सेगमेंट कर लीजिए। तो ये आपका डेली टारगेट अचीव के साथ भी कंपाइल कीजिए इसको कि आपने बुक्स कैसे लेनी। तो एनसीईआरटी लेनी है, पैकेज लेना है। इसके अलावा अगर आप हमारे कोचिंग की से कुछ बुक्स अवेलेबल होती हैं, जैसे कि नो योर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी मैप, इनको भी बेस बना सकते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी अच्छी बुक होती है। यानी कुल मिला के आपको घूमना एनसीईआरटी के आसपास है, एक्स्ट्रा जो अलग अलग कंटेंट वाली बुक्स होती हैं उनमें नहीं जाना है। एक चीज और मैं कहूंगा बेटा कि जब एनसीईआरटी आप रेफर कर रहे हो तो पहले जो अपने क्लास टीचर के नोट्स है ना बेटा, पहले उन्हें आप याद भी करिए। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि क्लास टीचर जो है उसे पता है कि पेपर कहाँ से आ रहा है, तो अपने नोट्स में वो सारी बातें जरूर लिखवाते हैं जो आपको एनसीईआरटी को समझने में सहायता देंगी। आपने बोला कि सर एनसीईआरटी से ही पेपर आता है तो हम तो सर सिर्फ एनसीईआरटी करेंगे, जरूरत ही नहीं है बाकी चीज करने की। तो बेटा ऐसे में क्या होगा कि आप पढ़ोगे ज्यादा समय और आउटपुट कम आएगा अगर आपको पहले से क्लास नोट्स याद नहीं है तो टीचर्स पे भरोसा करिए, जिन्होंने भी आपको नोट्स लिखवाए हैं बेटा, उनकी कॉपी आप पहले याद करिए और फिर आप एनसीईआरटी पे फोकस करिए। डेली टारगेट अचीव्ड का बात यह है कि जैसे आप ना डिटरमाइन या डिसाइड कर लीजिए कि मुझे डेली इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये टारगेट मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सेट करके रखने हैं। बायोलॉजी के हो गए, आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के, तो ये आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए कि मुझे बायोलॉजी के 40-40 क्वेश्चन करने हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री के 30-30 क्वेश्चन कर ले। वो आप अपने हिसाब से सेट करिए और इतना सेट करिए कि आप उसके लगभग आसपास पहुंच जाएं। 30 सेट किया है तो हो सकता है 25 कर लें, या हो सकता है किसी दिन आप 35 भी कर लें। बहुत हार्ड टारगेट ना लें। हाँ, बहुत हार्ड टारगेट नहीं ले कि मैं तो इतना कर दूंगा, नहीं, बहुत स्मूथ टारगेट स्मूथ रखिए, कंप्लीट करिए ताकि कॉन्फिडेंस बना रहेगा। और अगर वो कंप्लीट हो जाए तो टारगेट से थोड़ा आगे बढ़ जाइए। बिल्कुल सही बात। तो इस तरह से आपको डेली टारगेट अचीव करते हुए आगे बढ़ना है। बिना टारगेट आप रैंडम हो जाते हैं और रैंडम हो जाते हैं, आपका वर्कआउट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाकर वो फेल जाता है और फिर आप कॉन्फिडेंस खो देते हैं। तो ये सही बात नहीं है। हाँ, तो टारगेट रहिए। वो फिर रायता फैलने वाली बात हो जाती है, रायता फैलने वाली बात हो जाती है, सही बात है, लास्ट में समेटा भी नहीं जाता। बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है
एनालिसिस ऑफ पेपर। ये आपका गोल अचीव करने में बहुत बड़ा टूल है बेटा। बच्चा क्या कर रहा है, पेपर दे रहा है और घर जाकर के पेपर रख दिया, आंसर की मिलाई, इतने सही हुए, इतने गलत हो गए। क्यों गलत हुए, कोई एनालिसिस नहीं है कि फॉर्मूला गलत था, या मुझे याद नहीं आया, या मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, मैंने सर की क्लास अटेंड ही नहीं करी थी। भैया जब तक आप पेपर एनालिसिस नहीं बनाओगे कि सवाल गलत क्यों हुआ, उसकी जड़ तक नहीं जाओगे, तो आगे आप उसमें इंप्रूवमेंट करोगे कैसे। इतने सारे पेपर कोई भी सिस्टम क्यों लेता है, पेपर को एनालिसिस करके उसकी गलतियां सुधारते हुए लगातार आगे बढ़ने के लिए। पेपर एनालिसिस में ना तो आपको यह सोचना है कि मेरे मार्क्स कम आए, आपको सिर्फ ध्यान क्या देना है, देखो मार्क्स अच्छे आए, सबको अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, पर मार्क्स कम आए तो टेंशन में नहीं आना वहां क्या सोचना, तो नेगेटिवली नहीं लेना। हाँ, पेपर को एनालिसिस करना है कि मेरा गलत क्यों हुआ, और पेपर को एनालिसिस करके सब्जेक्ट टीचर्स जो अभी आपके चारों सब्जेक्ट टीचर हैं उनसे बात करिए आप कि सर मेरे इतने गलत हुए, फिर उन्हें बताइए कि सर क्यों गलत हुए। कंसेप्चुअल एरर है तो टीचर से समय लेकर के पढ़िए, दोबारा डाउट पे आकर के जो भी अवेलेबल हो उनसे कवर करिए वो टॉपिक। और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं थे तो बेटा याद करिए, चीजें याद भी करनी पड़ेंगी बेटा आपको। पेपर एनालिसिस बहुत जरूरी है, और वो सर बाकायदा रिटर्न में होना चाहिए पेपर एनालिसिस। बिल्कुल, उसका एक नोटबुक बनना चाहिए सेपरेट, और उसमें पेपर वाइज डेट वाइज आप मेंशन करिए, ये नंबर क्वेश्चन थे, ये मैंने छोड़े थे, ये मेरे गलत हो गए, उसमें रिलेटेड टॉपिक क्या था, चैप्टर क्या था, और फिर अपना रिमार्क रखिए कि मैंने या तो ढंग से पढ़ा नहीं, या मैं अप्रोच नहीं बना पाया, मैंने फॉर्मूला गलत बनाया, मैंने गलत कैलकुलेशन किया। देखिए आपका इंप्रूवमेंट तब होगा जब आपको यह पता चलेगा कि मैंने गलती क्या करी है। अगर आप गलतियों को जानेंगे नहीं तो आपका इंप्रूवमेंट संभव नहीं है, आप एक कांस्टेंट लेवल पे चलते रहेंगे और इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो बहुत जरूरी पार्ट है एनालिसिस ऑफ द पेपर, और हर पेपर को सीरियसली एनालाइज कीजिए, और डेफिनेटली अगले पेपर को जाने से पहले अपने एनालिसिस को रीड करके जाइए, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, और आप धीरे धीरे अपने टारगेट की ओर चलते जाएंगे, और डेफिनेटली आप टारगेट को अचीव भी करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फोकस ऑन इंप्रूवमेंट। कहीं ना कहीं रिलेट बेटा एनालिसिस ऑफ पेपर को करता है, बिल्कुल है। उसमें एक चीज और कहूंगा बेटा, देखो कहीं ना कहीं नीट की प्रिपरेशन में ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है सर कि बच्चा अपने गोल को लेके कभी कभी फोकस्ड होता ही नहीं होता, वो दिमाग में कई चीजें सोचना होता है, पैरेलली कई सारी चीजें चल रही होती है, फ्रेंडशिप चल रही है, उसके दिमाग में ये लाइक्स चल रहे हैं, हाँ लाइक्स चल रहे हैं, मेरे लाइक्स नहीं आ रहे, चल रहे हैं, उसके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं कौन सी बुक कर लूं, मार्केट से कौन सी बुक ले आऊं कि मेरा सारा कवर हो जाए, बस डेली टारगेट बना नहीं रहा है, पेपर का एनालिसिस कर नहीं रहा है, इवन पेपर को अच्छे से पढ़ ही नहीं रहा है, सही पूछा है कि गलत पूछा है। बिल्कुल सही बात। बेटे देखो गोल पे फोकस रखिए कि मुझे फाइनल गोल मेरा है क्या है, मुझे लास्ट टारगेट, मैं किस लिए यहाँ हूँ। ये सारी जो तकलीफें हैं, ये तकलीफें हटा करके फायदे में बनाइए। फ्रेंडशिप, हेल्दी फ्रेंडशिप रखिए जो आपको गोल तक लेके जाए। स्क्रीन टाइमिंग आप बहुत कंट्रोल करिए, थोड़ा सा रखिए, बस बुक्स आप जो जरूरत है वही वाली बुक्स लें, इधर उधर की फालतू बुक्स को कलेक्ट ना करें। डेली टारगेट बनाइए, अचीव करते हुए फोकस रखिए कि मुझे आज ये करना ही है कैसे भी करके, और पेपर का एनालिसिस। तो फाइनली ये सारी चीजें इस फोकस से रिलेट होंगी, और जैसा कि सर ने कहा कि अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो बेटा आपको टारगेट तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता बेटा। और ये सब अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप नीट क्रैक करेंगे, जेईई क्रैक करेंगे, ये पूरे विश्वास के साथ हम बोल रहे हैं। सबसे पहला विश्वास खुद पे होता है। बिल्कुल, खुद पे विश्वास है तो आप आगे जरूर सफल होंगे। सफलता ही सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है बेटा। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, हम होंगे कामयाब। हाँ, अपने आप को रीसेट करिए और रीस्टार्ट करिए बेटा फोकस के साथ में। ठीक है बच्चों, थैंक यू। थैंक यू।